हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंथन पटेल एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल कैम टीवी। बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और सबसे इंपॉर्टेंट और अहम हमने नीट और जेडब्ल्यू के कुछ न्यूमेरिकल्स अगले लेक्चर के अंदर कर दिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टोइकियोमेट्री को किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं क्वेश्चन के ऊपर वो भी हमने सीख लिया, अलग अलग टाइप के डेफिनेशन सीख ली, उसके डिपेंड्स पे उसके जो न्यूमेरिकल्स थे वो भी सीख लिए। अब आगे बढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। एक्चुअली बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं हमें, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ना है, एम्पिरिकल फार्मूला पढ़ना है और बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशंस के बारे में पढ़ना है। क्लियर ना? तो आज का हमारा टॉपिक है, टाइटल लगाइए लिमिटिंग रीएजेंट। टाइटल लगाइए लिमिटिंग रीएजेंट। मोल कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा आज का वो लगाइए टाइटल लिमिटिंग रीएजेंट। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, इसके ऊपर से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं एक्चुअल में। एमसीक्यू के अंदर, स्टेट बोर्ड के अंदर सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इक्वेशन दे दिया जाता है या तो क्वेश्चन दे दिया जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मूल कॉन्सेप्ट के अंदर आप लोग तभी परफॉर्म कर पाओगे और तभी आप लोग वो जो भी फॉर्मूला, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आपको उसका इक्वेशन बनाना आएगा। क्लियर? और इक्वेशन के लिए आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन में जो भी दिया हो, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हो, डायरेक्ट इक्वेशन दिया हो और कह दिया जाएगा कि ये इक्वेशन में कौन सा लिमिटिंग रीएजेंट है। क्लियर? या तो वो पूछ लिया जाएगा कि ये इक्वेशन के अंदर लिमिटिंग रीएजेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले तो स्टाइल समझ लीजिए कि लिमिटिंग रीएजेंट एक्चुअल में होता क्या है। लिमिटिंग रीएजेंट वन टाइप, उसके नेम के अंदर डिफरेंशिएशन है हमारी। लिमिटिंग रीएजेंट मींस व्हाट? लिमिट में है, ऐसा रीएजेंट जो लिमिट में है। क्लियर ना? हम कोई भी प्रोसेस करवाते हैं, वो प्रोसेस के अंदर हमारे पास जितने भी रिएक्टेंट है, समझिएगा बहुत इजी एग्जांपल है हमारे पास कि हमने जितने भी रिएक्टेंट लिए हैं वो हर एक रिएक्टेंट जरूरी नहीं कि सेम अमाउंट में हो। क्लियर ना? हम जो भी रिएक्शन करवा रहे हैं वो रिएक्शन, वो लिमिटिंग रिएजेंट उसके अंदर कोई, माफ कीजिए, कोई ना कोई एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो लिमिटिंग होगा और नहीं होगा फिर तो लिमिटिंग रिएजेंट की बात ही नहीं आती है। क्लियर? जहां पे लिमिटिंग रिएजेंट की बात आती है, मैं उस वैसे टाइप के क्वेश्चंस की पर्टिकुलर बात कर रहा हूं कि जहां पे बहुत सारे रिएक्टेंट हमने लिए होंगे। क्लियर? उसमें से कुछ रिएक्टेंट ऐसे होंगे जो क्या होंगे, कम होंगे, उसकी जो लिमिट आ गई, अब हम उससे प्रोडक्ट जो भी हमारे पास रिएक्टेंट लिया हमने, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने दो रिएक्टेंट लिए है। क्लियर? और सामने वो दोनों के कॉम्बिनेशन से तीसरी प्रोडक्ट बन रही है, तो वो दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर तीसरी प्रोडक्ट बन रही है तो उन दोनों के अंदर में कोई एक ऐसा होगा जो लिमिट में होगा। क्लियर ना? अब वो लिमिट में होगा और वो खत्म हो जाएगा, तब तक प्रोसेस कर पाएगा, लेकिन उसके बाद फर्दर प्रोसेस होगी, प्रोडक्ट भी बन जाएगी, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट वो कहा जाएगा उसमें जिसकी वैल्यू क्या हो गई, जीरो, मतलब जो लिमिट में था, जो खत्म हो गया। क्लियर? घर पे भी हम बहुत सारे एग्जांपल इसके देखते हैं। क्लियर? एक हम नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं, इक्वेशन के साथ एग्जांपल वाला जो है हम समझते हैं, आपको उससे बहुत क्लियर हो जाएगा। मैंने एक रिएक्टेंट लिया A, साथ में और एक रिएक्टेंट लिया B और उससे मैंने प्रोडक्ट बना दी C। क्लियर? समझिएगा, मेरे पास ये इक्वेशन है। क्या? मैंने एक रिएक्टेंट लिया A जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, B जिसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, C जिसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। क्लियर? अब समझिए, सपोज दैट ये इक्वेशन के अंदर हमारे पास जो A है, वो A हमारे पास है सपोज 50 ग्राम। क्लियर? उसका अमाउंट मैंने अप्रोक्स अमाउंट लिया 50 ग्राम और B मेरे पास है 100 ग्राम। B मेरे पास क्या है, 100 ग्राम। क्लियर? समझिएगा, अब तीन के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1 1 1, मतलब कि मैंने आपको जब स्टोइकियोमेट्री को इंप्लीमेंट करना सिखाया तब एक बात बताई थी कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और उनके मोल, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होते हैं ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। क्लियर? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्रोडक्ट के साथ इक्वल है, देखिए यहां पे इक्वल दिखा है 1717, तो ये बाई जो है, ये जो आपने लिया है उसका वेट लिया है वो भी इक्वल ही रहना चाहिए। सीधी बात है ना कि भाई यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर 1 है तो इससे प्रोडक्ट भी 1 बन रही है, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो भी प्रोडक्ट 1 बन रही है। तो ये अगर 50 है तो जो प्रोडक्ट बन रही है, तो यहाँ 100 है तो उस 100 को जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर 50 है तो जरूरत किसकी पड़नी चाहिए, 50 की ही पड़नी चाहिए। क्लियर ना? 50 की जरूरत पड़नी चाहिए ना, बाकी 50 तो उसके बाद एक्स्ट्रा है, यानी यहाँ पे ये 50 है तो यहाँ पे टोटल जो बनेगा चाहिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास 50 बनना चाहिए। सो समझिएगा,
50 50, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 50 होना चाहिए, पर यहाँ पे तो क्या दिया है 100, मतलब कि यहाँ पे 50 ज्यादा है, 50 ज्यादा है, यानी उसको कहते हैं एक्सेस, क्या कहते हैं एक्सेस रीएजेंट, क्या कहते हैं एक्सेस रीएजेंट। और जब इसका 50 यूज कर लिया गया और जब इसके पास 50 पड़ा रहा, तब इसके पास तो सिचुएशन के आ गई जीरो आ गई ना, क्योंकि इसने तो अपना 50 दे दिया था प्रोडक्ट में अंदर, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए जो जीरो हो गया वो कहा जाता है लिमिटिंग रीएजेंट, क्या लिमिटिंग रीएजेंट, समझिएगा बहुत अच्छी तरीके से आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए लिमिटिंग रीएजेंट क्या, रेडी। लिमिटिंग रीएजेंट, लिमिटिंग रीएजेंट की मात्रा, लिमिटिंग रीएजेंट की कंसंट्रेशन ऑलवेज क्या हो जाती है, लिमिटिंग रीएजेंट ऑलवेज इक्वेशन के एंडिंग पे जीरो हो जाता है, तभी तो उसको लिमिट कहते हैं, उसकी लिमिट आ गई, अब वो खाली हो गया, अब उस रिएक्टेंट के पास कुछ नहीं बचा है, अब जो भी काम करेगा वो दूसरा रिएक्टेंट करेगा, क्लियर ना। हम नॉर्मली घर पे भी हम जैसे का एग्जांपल आपको बहुत क्लियर कर देगा ये चीज, जैसे कि मैंने 5 चम्मच नमक लिया और 10 चम्मच लिया शुगर, और मैंने वाटर लिया हुआ है, 3 मैंने अलग अलग टाइप के रिएक्टेंट लिए और मैं उससे शरबत बना रहा हूँ, कोल्ड ड्रिंक बना रहा हूँ, क्लियर ना। तो उससे अगर मैं शरबत बना रहा हूँ, 3 चीजें मेरे पास है, एक मैंने लिया है 5 चम्मच नमक लिया है, 5 चम्मच मैंने शुगर लिया और सपोज 100 ml वाटर लिया है। तो ये तीन में से जो भी शरबत यानी कि जो भी प्रोडक्ट बन रही है, वो प्रोडक्ट के अंदर एक चीज समझिए, मैंने 5 चम्मच नमक डाल दिया, मैंने उस पानी के अंदर मैंने 5 चम्मच नमक डाल दिया और 5 चम्मच शुगर डाल दी, तब तक सही प्रोडक्ट वो जो बनना चाहिए शरबत वो बन जाएगा। पर अब मैं सिर्फ, अब मेरे पास नमक तो खाली हो गया, नमक तो है नहीं, 5 चम्मच था वो खाली हो गया, फिर भी मेरे पास 5 चम्मच और शुगर बची, तो शुगर जो मैंने उस पानी के अंदर डाली, फिर भी प्रोडक्ट तो बन गई, जो हमारे पास स्वीट वाटर बनना चाहिए वो बन गया, पर उसके अंदर वाटर की अमाउंट है नहीं, लेकिन उस वक्त जो वाटर की अमाउंट नहीं, नमक की जो अमाउंट है वो है नहीं, तो उस वक्त वो जो शुगर था वो क्या कहा जाएगा एक्सेस, वो जो नमक यानी जो सॉल्ट था वो सॉल्ट क्या कहा जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, ये कहा जाएगा एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस, क्लियर, और ये कहा जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट एलआर, क्लियर, समझ में आई बात, ये कहा जाएगा एक्सेस रिएजेंट, ये कहा जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो प्रोडक्ट तो बनेगी, क्लियर ना, दोनों की मदद से प्रोडक्ट तो बनेगी, लेकिन एक चीज ऐसी है जो हमारे पास कम है, यानी इसकी कमी है, जिसकी लिमिट आ गई है। तो पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर आपको ये बात खास ध्यान रखनी है, क्या कि लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो प्रोसेस के एंडिंग में जीरो हो जाता है, प्रोसेस खत्म हो जाता है, तभी उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। इसके जो क्वेश्चन है, इसके जो प्रॉब्लम्स है वो पूछे जाते हैं यही, एक्चुअली में बच्चों को क्वेश्चन के ऊपर से पता ही नहीं चलता कि ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है या नहीं है, क्लियर। तो मैं आपको 3 बातें बहुत ही ज्यादा क्लियर कर दूं, वो समझ लीजिए। सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट के अंदर आपके पास 3 चीजों का नॉलेज होना जरूरी है, बहुत ज्यादा। सबसे पहला कि लिमिटिंग रिएजेंट के लिए मिनिमम मिनिमम 2 रिएक्टेंट होना जरूरी है, मिनिमम 2 रिएक्टेंट होना जरूरी है। मिनिमम इन द सेंस आपके पास 2 से ज्यादा हो तो चलेगा, पर 2 चाहिए, 2 और मोर देन 2 भी कह सकते हो, क्लियर। क्या 2 रिएक्टेंट या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बराबर, पर मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए। कभी 2 होंगे तभी तो पता चलेगा भाई ये कम है, एक लिमिट में है, 2 होंगे तभी तो बोलेंगे भाई एक कम है, एक लिमिट में है और एक ज्यादा है, एक होगा तो कोई बात बनेगी नहीं। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्या लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर मिनिमम रिएक्टेंट कितने होने चाहिए, 2। वो जो 2 रिएक्टेंट है उसमें से जो कम है यानी कि जो लिमिट में, लेस अमाउंट लिख रहा हूं, या तो आप उसको लिख सकते हो जो लिमिट में है, क्लियर, उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे लिमिटिंग रिएजेंट। क्या कह देंगे, लिमिटिंग रिएजेंट, रेडी, उसको हम क्या कह देंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इसी को लेके क्वेश्चंस आते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट जो होते हैं वो ही प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं। क्या, वो ही प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं, क्लियर, इस बात को खास ध्यान रख लीजिए। क्या, लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं। क्या, लिमिटिंग रिएजेंट होते हैं
वही प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं, एक्सेस रिएजेंट प्रोडक्ट डिसाइड नहीं करता है। अब इसके ऊपर से क्वेश्चंस कहते आते हैं, वो मैं आपको सीधा समझा देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको वो समझाऊंगा क्वेश्चन के ऊपर से, हालांकि मैं तो अभी जो करवाने वाला हूँ वो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन ही है, पर हम ये इक्वेशन की फिलहाल सपोज हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, तो आप किस तरीके से जानोगे कि भाई इसमें ये जो क्वेश्चन है वो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है या नहीं है। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक आप खास नोट डाउन कर लीजिए, इसको खास लिख लीजिए, क्लियर, कि भाई कोई भी क्वेश्चन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट का होगा या नहीं होगा, उसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट का कांसेप्ट लगेगा या नहीं लगेगा, उसके लिए खास इस चीज को आप लोग लिख लीजिए जो बहुत आईएमपी है। क्लियर, क्या है, आपको जो भी क्वेश्चन दिए गए हो, जो भी क्वेश्चन दिया गया, जैसे कि ये क्वेश्चन मुझे दिया गया, पर ये क्वेश्चन में डेटा थोड़ा इनकम्प्लीट है, मैं कंप्लीट कर देता हूं। जैसे कि मेरे पास a प्लस b गिव्स c बन रहा है, रेडी। a जैसे कि मेरे पास 2 मोल है, फॉर एन एग्जांपल a मेरे पास कितने हैं, a सपोज मेरे पास क्या है 2 मोल है, और b मेरे पास सपोज a मेरे पास 2 मोल है और b मेरे पास सपोज 5 मोल है, क्या है b मेरे पास सपोज क्या है 5 मोल है। तो इस इक्वेशन के ऊपर से आप कैसे कह सकते हो कि ये जो है वो इक्वेशन, उसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट का जो कांसेप्ट है जो लगेगा वो उसके अंदर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से आप उसको क्लियरफाई कर सकते हो। खास ध्यान रखिएगा कि जो भी इक्वेशन दिया है उसको सबसे पहले तो बैलेंस कर दो, हालांकि ये तो बैलेंस कंडीशन में हमने लिखा है, जनरल फॉर्मूला है, इसलिए बैलेंस करने के बाद आपको करना है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट A अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट B। क्या, फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट A प्लस डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट B is equal to if is equal to the moles of A divided by moles of B। if stoichiometric coefficient of A upon stoichiometric coefficient of B is equal to moles of A upon moles of B, अगर ऐसा होगा तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सामने सामने जो चीज चाहिए वो कंज्यूम हो जा रही है। देखिए मोल भी कंज्यूम हो जा रहे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ मोल इक्वल में आ रहा है, मतलब कि ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का नहीं होगा। पर अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट A अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट B इज नॉट इक्वल टू मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ B, अगर ऐसा है तो ये जो है वो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन होगा। ये जो क्वेश्चन है वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन होगा। इस बात को खास ध्यान रखिएगा। क्लियर, समझ में आई बात, क्या ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन होगा। कोई भी क्वेश्चन उसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट कब लगेगा, आप लोग कैसे जानोगे कि लिमिटिंग रिएजेंट की बात करनी है या नहीं करनी है, प्रोडक्ट ढूंढने के लिए। मैंने यहाँ देखिए तीसरा आईएमपी लिखा है कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा प्रोडक्ट बनेगी कि नहीं बनेगी, माफ कीजिए कितनी बनेगी। क्लियर, तो ये प्रोडक्ट लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करता है। लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे हम लिमिटिंग रिएजेंट के साथ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो हमारा फॉर्मूला था उसको इंप्लीमेंट करते हैं, मोल कॉन्सेप्ट को उसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं विद प्रोडक्ट, पर लिमिटिंग रिएजेंट होना चाहिए। तो लिमिटिंग रिएजेंट कब पॉसिबल होता है, जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एनी प्रोडक्ट, माफ कीजिए एनी रिएक्टेंट A डिवाइड बाय एनी रिएक्टेंट B is not equal to the any product mole of A upon mole of B। क्लियर, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है उसके लिए फॉर्मूला है। अब इसका जनरलाइज फॉर्मूला हम जैसे कि लिखना चाहे तो मैं यहाँ पे एक अमोनिया बनाने की जैसे प्रोसेस, चलिए वो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें सेशन के अंदर, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, उसके बाद आगे बढ़ते ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। जनरल फार्मूला से मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं कि किस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट एक्चुअल में क्वेश्चन में ढूंढना है या नहीं ढूंढना है, उसका कांसेप्ट लगाना है नहीं लगाना है वो पता चल रहा हो। देन अगर लगाना है तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, और अगर है तो प्रोडक्ट कौन है। क्लियर, ये सारी बातें जानते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, नॉर्मल सा एग्जांपल है, उसके अंदर हमें कुछ करना नहीं है। उस एग्जांपल के अंदर आप लोग लिखिए साथ में उस क्वेश्चन को। मेरे पास एक जैसे कि क्वेश्चन है a प्लस 2b, जनरलाइज फॉर्म लिख रहा हूं, कोई भी लिख सकते हो आप, a प्लस 2b गिव्स राइज
3c प्लस 4c, क्लियर ना? जो भी मन में आए आप लिख सकते हो, उससे आपको क्लियर कर ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको किस तरीके से ये बना। चलिए मेरे पास ये एक इक्वेशन है, क्लियर, और इस इक्वेशन के अंदर और एक डेटा ये सपोज दिया हुआ है कि जो A के मोल है, मोल्स ऑफ A वो 5 है सपोज दैट, और मोल्स ऑफ B वो सपोज दैट 50 है, कोई भी ले सकते हो आप, मैंने 50 ले लिए, एक 5 ले लिया और एक 50 ले लिया, क्लियर। मोल्स ऑफ A is 5 and moles of B is equal to 50, done। now find out the limiting reagent। ये क्वेश्चन में दिया है, लेकिन मैं आपको पहले करके बताऊंगा कि ये लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है या नहीं। मान लो कि ये लिमिटिंग रीजन है या नहीं, ऐसा बताया नहीं जाता, सीधा पूछ लिया जाता है एक क्वेश्चन और, फाइंड आउट द मोल्स ऑफ C एंड मोल्स ऑफ D। D और C दोनों के मोल्स ढूंढिए, मोल्स ऑफ C एंड मोल्स ऑफ D, ये दोनों ढूंढिए, ऐसा आपको कह दिया है तो आप कैसे करते? ये आपको दिया नहीं होता, क्लियर। तो मान लो फिलहाल कि ये नहीं दिया है, हालांकि दिया ही है, लेकिन सपोज दैट वो नहीं दिया, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको जो भी इक्वेशन दिया हुआ है वो बैलेंस कंडीशन में ऐसा एज्यूम करो, क्योंकि हमारे पास जनरलाइज फॉर्म है, मतलब कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ऐसा आप याद रखिए कि ये जो है वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, क्लियर। बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर होगा तो ही हम ये चीज कर पाएंगे, रेडी। चलिए नेक्स्ट वन, बैलेंस इक्वेशन होने के साथ आपको एक चीज ये चेक करनी है, जैसे मैंने आपको अगले लेक्चर में ट्रिक सिखाई थी कि ये अगले सेशन में सारी ट्रिक सिखाई कि ये कोई भी हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट वाला कांसेप्ट लगेगा या नहीं, यानी इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट है होगा या नहीं। क्योंकि देखिए हमें प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कुछ ढूंढने को कहा गया है, प्रोडक्ट के मोल ढूंढने को कहा गया है, प्रोडक्ट के मोल ढूंढने को कहा गया है, मतलब कि आप मोल तभी ढूंढ पाओगे, प्रोडक्ट के मोल तभी ढूंढ पाओगे जब ये डिसाइड होगा कि इसके रिएक्टेंट में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट डिसाइड करती है, लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट डिसाइड करती है, क्लियर है। ये बात यार पता चल जाती है। सो LR, अब कंफर्म हो गया कि इस पे LR की जरूरत पड़ने वाली है, क्लियर। तो पहले तो वो चेक कर लो, हालांकि पता ही है कि लिमिटिंग रिएजेंट इसमें ढूंढना ही है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ओरली करवा देता हूँ। क्या है हमने सिखाया था, क्या मैंने आपको कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्टेंट जो दिए हो, जैसे कि दो रिएक्टेंट है A अपॉन कोएफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ B होना चाहिए, यानी कि 1/2, देखिए 1/2 डिवाइड बाय इज इक्वल टू 5/50। अगर वो इज इक्वल टू होता है, मतलब कि वो दोनों इक्वल होते हैं, तो लिमिटिंग रिएजेंट की कोई बात नहीं आती, पर वो दोनों अनइक्वल है, मतलब कि लिमिटिंग रिएजेंट की बात आती है, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे तो सीधी स्टोइकियोमेट्री से सोल्व हो जाएंगे, तो सीधी स्टोइकियोमेट्री से आप प्रोडक्ट ढूंढ लोगे ना, पर यहाँ पे वो इक्वल नहीं है। देखिए एक 5/, एक आता है 1/10 और एक आ रहा है 1/2, क्लियर। तो वो दोनों इक्वल है नहीं, मतलब कि यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ये तय हो गया, यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट वाला कांसेप्ट लगेगा, वो बात क्या हो गई, फिक्स हो गई, क्लियर। तो इस बात को खास अच्छी तरीके से दिमाग में उतार लीजिए कि लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढने के लिए एक सबसे सिंपल ट्रिक है, सिंपल ट्रिक, मोस्ट आईएम की ध्यान रखना इस बात को, बहुत काम में आएगा, क्लियर। सबसे सिंपल एंड शॉर्टेस्ट ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है, क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढने की, क्वेश्चन में से लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना हो उसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, क्या, जो भी रिएक्टेंट है, जो भी माफ कीजिए लिमिटिंग रिएजेंट है, वो लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास है, उसके मोल अपॉन उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो, क्लियर। जो भी हमारे पास माफ कीजिए रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं, जो रिएक्टेंट है वो तो ढूंढना है लिमिटिंग रिएजेंट, तो हमारे पास जो भी रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट का मोल टू दी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो, क्या, मोल टू दी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो जो भी रिएक्टेंट का सबसे कम होगा, लोएस्ट, सबसे कम, क्या, जो लिमिटिंग रिएजेंट का मोल, माफ कीजिए, जो रिएजेंट का मोल टू दी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो, टाइटल लगा इसमें, नोट डाउन कर दीजिए इस बात को कि जिस रिएक्टेंट का या रिएजेंट का मोल टू दी क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो कम होगा, लोवेस्ट होगा, सबसे कम होगा, लोवेस्ट, वो क्या डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा कि हमारे इक्वेशन के अंदर, हमारे इक्वेशन समझिए, क्या, हमारे इक्वेशन के अंदर कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, समझ में आई बात।
किसी हम इसके बाद एक ये जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म के बाद हम एक इक्वेशन भी करेंगे और एक दूसरा माफ चलो 2 एग्जांपल कर लेंगे, साथ में समझ में आ जाएगा। क्लियर? एक दो हम आपको होमवर्क में देंगे, आप वो भी क्लियर करना। सो सिंपल ट्रिक है इसकी, इस बात को ध्यान रखिए कि हमारे पास जो भी मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है वो सबसे कम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम दो पार्टीशन कर देते हैं। हम पहले बात करते हैं हमारे रिएक्टेंट ए के लिए, फिर हम बात करेंगे रिएक्टेंट बी के लिए। क्लियर है? सो मोल्स ऑफ ए, क्या मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए। सबसे पहले तो ये देख लीजिए जो डिसाइड करने वाला है, मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए। सो मोल्स ऑफ ए के मोल दिए गए हैं, कितने हैं 5, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका कितना है 1, 5/1। सिंपल। नाउ मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए इज इक्वल टू 5/1, मतलब कि क्या आया आंसर हमारा 5। सेम राइट हैंड साइड पे अगर हम जाते हैं तो हमारा निकलता है मोल्स ऑफ बी, यही हमारा जनरलाइज्ड फार्मूला है, डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी। मोल्स ऑफ बी के मोल कितने हैं, मोल्स ऑफ बी 50 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बी का कितना है, बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, 2 से कट हो के आ जा रहा है 25। देखिए 5 और 25, मैंने क्या कहा लोवेस्ट वैल्यू डिसाइड करेगी लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपको दिख ही रहा है भाई, इन दोनों में बड़ा है, ये छोटा है, 5 वर्ड छोटा है, मतलब कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा हमारा ए। कौन सा होगा ए। रेडी? चलिए ये डिसाइड हो गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, समझ में आई ना भाई? रेडी? ये ट्रिक ध्यान रखना, खास किसी भी इक्वेशन के अंदर आप लगा पाओगे इसको। क्या? जो भी हमारे पास रिएक्टेंट दिए हैं वो सारे रिएक्टेंट में से मोल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट, उसका जो रेशियो है वो क्या होगा, जिसका सबसे लोवेस्ट होगा, जिसका सबसे कम होगा, वो डिसाइड करेगा कि हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कौन होगा। ठीक है? चलिए अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन के अंदर हमें ढूंढने हैं मोल ऑफ सी एंड डी। तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि ये प्रोडक्ट क्या बनेगी, कौन सी बनेगी, कैसी बनेगी, कितनी बनेगी। क्लियर? वो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर डिपेंड रहता है। फिर अगर फार्मूलाज हम लगाते हैं तो हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा आया ए। तो अब आपको ए अगर हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, इधर मैं लिख देता हूं हियर आवर लिमिटिंग रिएजेंट मींस LR इज ए। अगर लिमिटिंग रिएजेंट ए है तो मोल्स ऑफ ए टू दी, समझना क्या, ये खास ध्यान रखना इस बात को, ये मिस्टेक ना हो, ये इसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ इसके ऊपर है। क्या? मोल्स ऑफ ए। देखिए हम अब ये ए डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट ऑफ सी एंड प्रोडक्ट ऑफ डी, उसके मोल्स क्या होंगे, वही डिसाइड करेगा। क्या? मोल्स ऑफ ए। अब ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, 2-3 लेक्चर पीछे जाके देख लीजिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को किस तरीके से अप्लाई करना है। इवन लास्ट लेक्चर के अंदर सम्स के अंदर भी हमने अप्लाई किया है। मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल टू, चलिए पहले तो बात करते हैं सी की, सबसे पहले बात कर लेते हैं मोल्स ऑफ सी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी। क्लियर? मोल्स ऑफ सी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी। सो मोल्स ऑफ ए के मोल दिए हुए हैं क्वेश्चन में, हाँ ये रहा 5, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिया हुआ है, हाँ लेकिन वो तो हमने यहाँ पे ढूंढ लिया है, तो दूसरी बार ढूंढने की जरूरत नहीं है। मोल्स ऑफ ए अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये 5/1 यानी 5 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी, वो तो हमें ढूंढने हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी, सी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी कितना है 3, यानी 3×5 = 15। मोल्स ऑफ सी मिल गया 15, मोल्स ऑफ सी कितना मिल गया 15 मिल गया। सिंपल। सेम थिंग हम अप्लाई कर सकते हैं, सेम थिंग मोल्स ऑफ ए upon stoichiometric coefficient of A, this stoichiometric coefficient, this limiting reagent decide the product, then first of all C। चलो इसकी बात तो हो गई, अब बात करते हैं D आएगा, माफ कीजिए यहाँ पे। क्लियर? अब D की बात करते हैं। So moles of A upon stoichiometric coefficient of A is equal to moles of D upon stoichiometric coefficient of D। रेडी ना? तो ये रेशियो तो हमने अभी ले लिया था, कितना आया था 5। मोल्स ऑफ डी ढूंढने हैं, 1 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी, डी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 4
4 5 जा माफ कीजिए 4 5 जा 20 मोल्स ऑफ डी। देखिए मिल गए, मोल्स ऑफ सी भी कैलकुलेट हो गया, मोल्स ऑफ डी भी कैलकुलेट हो गया। क्लियर। तो लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में आपको ये चीज को खास ध्यान रखना है कि लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा क्वेश्चन के अंदर वो ही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट क्या होगी। क्लियर ना। और उसी प्रोडक्ट के जो मोल है वो भी लिमिटिंग रिएजेंट की मदद से और स्टोइकियोमेट्रिक फार्मूलाज की मदद से, ये स्टोइकियोमेट्रिक फार्मूलाज है, मोल कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चन में वो डिसाइड करेगा ये सारी बातें। ठीक है। एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, आपको पूरा तुरंत पता चल जाएगा। ये मैंने एक एग्जांपल लिया, जनरलाइज फॉर्म था। इसके बाद एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट है, उसके बाद करते हैं आगे। ले लीजिए। चलिए बच्चों, एक लाइव एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये नोट डाउन कर दीजिए आप लोग। 56 ग्राम N2 react with 4 ग्राम H2, find the moles of the product and weight of the product। क्लियर। मोल्स के साथ वेट भी ढूंढने को कहा गया, एडिशनल दे दिया आपको, बहुत सारी चीजें ढूंढ सकते हैं हम उसके ऊपर से। क्लियर। तो सबसे पहले देख लीजिए 56 ग्राम ऑफ N2 दिया हुआ है एंड 4 ग्राम ऑफ H2 दिया हुआ है, तो फिर वो डेटा लिख लेते हैं। 56 ग्राम ऑफ N2 and 4 ग्राम ऑफ H2। क्लियर। अब सबसे पहले तो इस ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है या नहीं है, पहले मुझे वो बताइए। क्लियर। तो उसको चेकआउट करने के लिए मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, चीज वो हम अप्लाई करते थे कि भाई क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ N2 अपॉन मींस डाइनाइट्रोजन गैस divided by stoichiometric coefficient of dihydrogen gas is equal to moles of dinitrogen gas upon moles of dihydrogen gas। क्लियर। ये चीज की मदद से आप लोग जान सकते हो। क्लियर कि भाई हमारा जो है इक्वेशन, सॉरी माफ कीजिए, क्वेश्चन उसमें लिमिटिंग रिएजेंट आएगा या नहीं। तो उसके पहले सबसे पहले इसका एग्जांपल लिखना पड़ेगा। हालांकि ये चीज तो आप बहुत सारी बार पढ़ चुके हो, इसलिए इसका एग्जांपल तो आपको आता ही होगा। हेबर प्रोसेस है अमोनिया बनाने की। N2 react with H2 to form NH3 here 3 and 2। बैलेंस करना है। मोल कंसेप्ट के लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया, मोल कंसेप्ट के लिए आपको इक्वेशन आना बहुत जरूरी है। आपको इक्वेशन नहीं आएगा तो बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। क्लियर। सो चलिए अब N2 plus 3H2 NH2 वो भी हमारे पास आ गया। नाउ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ N2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1। डिसाइड कर लेते हैं कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट वाली कोई बात आएगी भी या नहीं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ N2 के मोल तो ढूंढने पड़ेंगे। चलो पहले वो ढूंढ लेते हैं साइड में, यहाँ पे मैं ढूंढ लेता हूँ। मोल्स ऑफ N2 so मोल given mass of N2 means weight of N2 upon molecular mass of N2। चलिए दिया हुआ है, ये रहा मास। ठीक है ना। बेस्ड ऑन मास इसलिए हम इससे गिन सकते हैं। ध्यान रखिए, बहुत सारी बातें देखिए कैसी मर्ज हुई, कैसे बहुत सारे डेटा के ऊपर से हमारा जो फॉर्मूला था वो तो मोल वाला ही था, लेकिन आपको डेटा दिया गया है ग्राम वाला, तो ग्राम से मोल में आ जाना है। ठीक है। वो सारी बातें आपको खुद समझनी है। सो वेट ऑफ N2 का वेट कितना है? 56 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 का मॉलिक्यूलर मास N2 2 into N, एक N का कितना होता है? 7 to the 14। ऐसे कितने हैं? 2। क्लियर ना। एक N का होता है 14, वैसे है 2 यानी 28। सो 28 2 जा, चलिए मोल्स ऑफ N2 आ गया, मोल्स ऑफ N2 कितना आ गया? 2। आगे और एक मोल हमें ढूंढने पड़ेंगे। किसके मोल ढूंढने पड़ेंगे? मोल्स ऑफ H2। सो वेट ऑफ H2 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। वेट ऑफ H2 का वेट कितना दिया हुआ है? 4 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 2/2, क्योंकि हाइड्रोजन का तो 1 होता है। ये भी कट होके कितना आ गया? 2। मतलब कि मोल्स ऑफ H2 वो भी क्या आ गया? 2। चलिए उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। मोल्स ऑफ N2 अपॉन मोल्स ऑफ H2 2/2 यानी 1। सो दिख ही रहा है, नॉट इक्वल टू है, दिख रहा है ना, 1/3 नॉट इक्वल टू 3/1। सो वी कैन अप्लाई आवर कंसेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट कंसेप्ट बिकॉज़ ऑफ फाइंड आउट द प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है। मतलब कि लिमिटिंग रिएजेंट वो ही डिसाइड करेगा प्रोडक्ट क्या है। तो हम सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको अभी सिखाया
कि मोल्स टू दी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो डिसाइड करेगा, लोवेस्ट रेशियो डिसाइड करेगा कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। हमारे इक्वेशन के अंदर मोल्स ऑफ पहले N2 की बात करते हैं, तो मोल्स ऑफ N2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन गैस, मोल्स ऑफ N2 के मोल्स ऑफ N2 अभी हमने ढूंढे थे, कहां गए, ये रहे, मोल्स ऑफ N2 2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ N2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, रेडी, एंड एज कंपेयर टू डायहाइड्रोजन गैस की बात करते हैं, सो मोल्स ऑफ H2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ऑफ H2, मोल्स ऑफ H2 कितना है 2, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2 कितना है 3, सो 2/3 एंड 2/1 मींस 2, आपको दिख ही रहा है 2 इज ग्रेटर देन 2/3, ये क्या है, कम है, मतलब कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ, डाइहाइड्रोजन गैस। ये भी क्वेश्चन आ गया, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, तो ये इससे डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं, बराबर। सो लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू H2, डायरेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेन बात आपको बात करनी है किसकी, सबसे पहले तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, N2 के मोल्स ढूंढने हैं, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो हमने अभी बात बताई थी मैंने आपको एक चीज, क्या, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रिलेशन अप्लाई करो, जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो ही अप्लाई कर सकता है। तो n of H2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ अमोनिया, क्लियर ना, मोल्स ऑफ H2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2, वो तो ढूंढ लिया, ये रहा, मोल्स ऑफ H2 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2 कितना है 2/3, मोल्स ऑफ अमोनिया वो तो ढूंढना है, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ढूंढनी है ना, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मींस अमोनिया ढूंढनी है, और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसका है 2 टू द 4 डिवाइडेड बाय 3, सो मोल्स ऑफ अमोनिया 4/3, क्लियर। आगे आप पॉइंट में ला सकते हो, लेकिन फिलहाल लाने की जरूरत नहीं है, 4/3, रेडी, सो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, सो 4/3 हमारा मोल आ गया। अब हमें ढूंढनी है वेट ऑफ द प्रोडक्ट, वेट भी ढूंढनी है, तो सीधी बात, मोल्स ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू वेट ऑफ अमोनिया अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया, सिंपल ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया बेस्ड ऑन जो डेफिनेशन हमारी है वो उसी के बेस पे, मोल्स कितने हैं 4/3, वेट ऑफ अमोनिया हमें क्या करना है, ढूंढना है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3, यहाँ पे ढूंढ लेते हैं NH3 का मॉलिक्यूलर मास, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3, माफ कीजिए NH3 1 है बट 3 1 जा 3, क्लियर, यानी 17। चलिए आगे, वेट ऑफ अमोनिया कितना आ जाएगा, वेट ऑफ अमोनिया देखिए ग्राम में आएगा सीधा, क्लियर, 17 4 जा 68 डिवाइड बाय 3 ग्राम। आप इसको पॉइंट में ला सकते हो, आगे करना हो तो, क्लियर, मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ। 68/3 ग्राम अमोनिया का जो प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट हुआ वो प्रोडक्ट का हमें वेट ढूंढना है, तो वेट भी हमें इसके ऊपर से मिल जाएगा 68/3 ग्राम, रेडी। कितना वेट ये बना होगा जब हमने ये लिया है N2 + 3H2, जो इस अमाउंट में लिया है 56 ग्राम ऑफ N2, और जब 4 ग्राम ऑफ H2 लिया तब इतने ग्राम ऑफ अमोनिया बनेगा। नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होता, ये हमने अलग वैल्यू ली है, कोई भी अप्रोक्स वैल्यू ली है, इसलिए आंसर भी उसी तरीके का आया, ठीक है। तो समझ में आई बात, इस तरीके से आप लिमिटिंग रिएजेंट को इंप्लीमेंट में ला सकते हो, रेडी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, जो एक्चुअल में आपका जो ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ चुका है, इसके बाद का जो करवाऊंगा वो, क्लियर। तो फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम वो कर लेते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आईएमपी और एक बार एग्जाम में आ भी चुका है, इसके अंदर जो डेटा दिया गया है इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जरा देख लीजिए। क्वेश्चन के अंदर बताया गया है, इफ 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम react with 160 gram of dioxygen, find out the weight, यहाँ पे एल्यूमिनियम पूरा नहीं लिखा है मैंने, वो जरा आप मेंशन कर दीजिएगा, find out the weight of the product, अब समझिए, if 54 gram of aluminium react with dioxygen, सबसे पहले तो आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, aluminium react with dioxygen gas to form
Al2O3 एल्यूमिना। 10th में आ गया ये बात, तो क्लियर है, ये तो 10th में आ गया सीधा, एल्यूमिना बना। क्लियर। अब वो जो बताया गया है भाई, ये जो है वो 54 ग्राम है, 54 ग्राम ऑक्सीजन जो है, डाइऑक्सीजन गैस हमारे पास है वो 160 ग्राम है, और इसका वेट हमें ढूंढना है, इसका जो वेट है वो वेट हमें ढूंढना है। क्लियर। तो इस बात का खास ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपको मोल कंसेप्ट, माफ कीजिए, लिमिटिंग रिएजेंट वाला कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ये जो एल्यूमिनियम है वो, और ये जो ऑक्सीजन है वो, उसका जो आपने इक्वेशन लिखा है उसको बैलेंस कंडीशन में लाना पड़ेगा। अगर आप उसको बैलेंस कंडीशन में ला दो तो आपको उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो मिल जाएगा। क्लियर। चलिए, एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ पे 2 है तो मैं 2 कर देता हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 3 है तो 2 करना पड़ेगा। चलो 2 टू 4, एक चेंज आया 4। रेडी। चलिए, हो गया इक्वेशन नाउ इन बैलेंस्ड कंडीशन। क्लियर। दैट इज 6। सो अलग अलग प्रकार के हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मिल गए, जो 4Al 3O2 2Al2O3। तो सबसे पहले तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, माफ कीजिए, लिमिटिंग रिएजेंट इसके अंदर अप्लाई करना है नहीं करना है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओरली समझा देता हूं आपको। चलो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको लिख देता हूं, अगले में हमने ओरली समझा था। क्या करना है हमें यहाँ पे चेक करना है क्या, कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डाइऑक्सीजन is equal to moles of aluminium upon moles of O2। हाँ सॉरी, अगले लेक्चर में भी हमने गिना ही था, चलिए इस बार भी गिन देते, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड मोल्स ऑफ O2 गिनना पड़ेगा, क्योंकि हमें उसका वेट दिया हुआ है। देखिए, इसका एक बेसिक सम मैंने आपको करवा दिया इसके अगले लेक्चर में, अगले सेशन के अंदर। क्लियर ना। सो आपको अब ज्यादा क्लियर होने लगा होगा। सो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू वेट ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम। क्लियर ना। वेट ऑफ एल्यूमिनियम, कितना एल्यूमिनियम का वेट दिया हुआ है 54। क्लियर। और उसका जो मॉलिक्यूलर मास है एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा 27। चलिए 2 से कट हो जाएगा, मोल मिल गए, मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितना आ गया 2। नाउ अगेन मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन गैस, वेट ऑफ डाइऑक्सीजन गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ डाइऑक्सीजन गैस। कितना वेट दिया हुआ है वेट ऑफ ऑक्सीजन, ये रहा 160 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ डाइऑक्सीजन गैस, एक ऑक्सीजन का होता है 16 का डबल हो जाएगा 32। क्लियर। सिंपल ना। अब इसको आप डायरेक्ट कट कर सकते हो, डायरेक्ट ना करना। देखिए 16 का डबल किया था हमने, यहाँ पे डाइऑक्सीजन गैस था, मतलब 16 × 2, तो 16 से ये 10 उड़ जा रहा है, ये 2 से 5 उड़ जा रहा है, मतलब इसके मोल आ गए 5। सो मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन गैस इज इक्वल टू 5। सो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 4, ऑक्सीजन का कितना है 3, और तो दिख ही रहा है नॉट इक्वल टू आ रहा है, देखिए 2/5, माफ कीजिए, हाँ 2/5 है ना, मतलब कि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अप्लाई होगा। क्लियर ना। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो अप्लाई होगा। तो चलिए उसको अप्लाई कर देते हैं। तो आपको मैंने अभी चीज बताई थी कि लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले तो जो कम रेशियो होगा जिसका, किसका, मोल टू दी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम। सो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम अभी ढूंढे हमने, कितने हैं मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम 2 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 4, 2 से उड़ गया 1/2, एंड moles of dioxygen divided by stoichiometric coefficient of dioxygen, moles of dioxygen is 5 divided by stoichiometric coefficient of dioxygen is 3। क्लियर। तो देखिए दिख ही रहा है, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 0.5 है, 3 × 3 करके उड़ाते तो भी। क्लियर। सो this ratio moles of, दूसरी बार लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/2 is less than 5/3। सो 1/2 वाला जो हमारा है कौन, एल्यूमिनियम। सो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा वो कौन होगा, लिमिटिंग रिएजेंट एल्यूमिनियम। क्लियर। यहाँ तक के क्वेश्चंस भी आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ तक के क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर आते हैं।
कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट बताइए कौन सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट ऑफ एल्यूमिनियम, अब माफ कीजिए, लिमिटिंग रिएजेंट आपको मिल गया एल्यूमिनियम, उसके ऊपर से हमें क्या ढूंढना है, फाइंड आउट द वेट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का वेट ढूंढना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का जो मोल है और उसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो है वो इक्वल रहेगा हमारी प्रोडक्ट के सेम रेशियो के साथ, मोल्स ऑफ Al2O3 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Al2O3। रेडी ना, क्लियर, समझ में आई बात। चलिए सो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, मोल्स, ये तो हमने पूरा रेशियो ही ढूंढ लिया है। मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम को ये कितना आया 1/2 मोल्स ऑफ एल्यूमिना ढूंढना है। वेट ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना का वेट ढूंढ लेते हैं, यहाँ साइड में कर देता हूं मैं, एल्यूमिना का वेट ढूंढ लेते हैं, इधर ढूंढ लेता हूं। 2 into एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का अभी देखिए यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेशन कर दिया है, मोल्स का जो हमने वहां पे मॉलिक्यूलर मास ढूंढा था हमने लिखा है कितना था 27, यहाँ पे एल्यूमिना तो पूरे का लिखना पड़ेगा 27 into 2, डायरेक्ट लिख रहा हूं Al2 का 54 प्लस ऑक्सीजन कितना है 3, यानी 16 3 जा 48, क्लियर। 102 ग्राम पर मोल, कितना 102 ग्राम पर मोल। चलो ये मिल गया 102 ग्राम पर मोल। समझ में आई बात, क्या किया, सिर्फ हमने मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एल्यूमिना अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिना। सो ये तो हमने ढूंढ लिया था 1/2, ये मोल्स ऑफ एल्यूमिना हमें ढूंढना है और इसके ऊपर से हमें वेट मिलने वाला है, डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिना। स्टोइकियोमेट्रिक माफ कीजिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिना, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ एल्यूमिना तो पता है, हमने ये मोलर मास ढूंढ लिया गलती से, सीधा वेट ढूंढने की हमने तैयारी कर ली, यहाँ पे सीधा वेट हमें मिल गया, कोई बात नहीं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एल्यूमिना कितना है, ये रहा 2, सो 2 कट हो गए, मोल पहले तो मिल गया सीधा, मोल्स ऑफ एल्यूमिना इज इक्वल टू 1। अब इसकी यूज आ जाएगा, मोल्स ऑफ एल्यूमिना इज इक्वल टू गिवन बाय मॉलिक्यूलर, गिवन मास, गिवन तो है ही नहीं हालांकि यहाँ पे मास बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिना, मोल्स तो 1 है, ये हमें ढूंढना है और ये हमने यहाँ पे ढूंढ लिया 102, सामने मल्टीपल कर दो। सो वेट ऑफ एल्यूमिना मींस Al2O3 मींस प्रोडक्ट इज 102 ग्राम। चलिए सिंपल, समझ में आई बात। तो कुछ करना नहीं होता, लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट को सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि हमारा क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट वाला है या नहीं, अगर है तो लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढो, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ मोल टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो है वो सिंपल ट्रिक है, वो ट्रिक है, ये ट्रिक है एक्चुअल में, इससे आप ढूंढ सकते हो, ये छोटी सी ट्रिक है, आप उससे फटाफट फाइंड कर सकते हो। एंड देन आफ्टर फाइंड आउट द प्रोडक्ट और वेट और गैसेस, इवन वॉल्यूम भी दिया जाता है कभी कभी, वॉल्यूम के केस यहाँ पे दिए जाते हैं, वॉल्यूम के केस भी आप वहां पे गिन सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे एटॉमिक मास यूनिट की ओर और एम्पिरिकल फार्मूला की ओर, क्लियर। ये जो कंसेप्ट है खास याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इसका यूज आता है, ये सारे बेसिक कंसेप्ट जो छोटे छोटे हैं वो सब कुछ आपको बहुत ज्यादा काम में आएगा जब आप ओरिजिनल स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन जब पढ़ोगे, जब कॉन्सेंट्रेशंस पढ़ोगे, नॉर्मलिटी, मोलारिटी, फॉर्मलिटी, ये सारी बातें जब पढ़ोगे तब ये सारे बेसिक टर्म्स आपको बहुत काम में आएंगे, ठीक है। सो ये सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से लिख देना, अच्छी तरीके से नोट्स बनाना इसकी, जैसे मैं बताता हूँ हर वक्त, ये आपकी खुद की बनाई नोट्स है वो आपको बहुत ज्यादा काम में आएगी, ठीक है। और ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाइए जो ये सारी बातें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको भी इनकी बहुत सारी जरूरत है, तो हमारी लिंक उन तक शेयर कीजिए क्योंकि बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक दे दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारे हौसले बनते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, टिल देन थैंक्स अ लॉट।